रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ अरशद इकबाल और मैं हूँ सलीमा रजा और आप सुन रहे हैं अपना वीकली प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां। अपने इस प्रोग्राम में दोस्तों हम नजर डालते हैं अपनी खूबियों और अपनी खामियों पर। खूबियाँ जो हमें आत्मविश्वास दिलाती हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कान और दिलों में वलवले लाती हैं। और कमजोरियाँ जिनको समझने से हमें साहस मिलता है उनसे जूझने का, उनसे लड़ने का। जी। और नच ले, ना ना नच ले, और चल ताल ताल नच ले, और सोनिए हीरे मोतिये, और चल हाथ ताम चक ले, और नच ले, और चल ताल ताल नच ले, और सोनिए हीरे मोतिये, और चल हाथ ताम चक ले। डरना क्या, हम तेरे है रब्बा, संग तेरे। नच ले, ये है कमाल उल्फत, नाज़ा है जिस पे कुदरत, जंजीर ना दीवारें, ना रोके कोई ताकत। मिलन की धुन जो लगे तो फिर दुनिया न दिखे, चले हो शोले राहों में, लगे हो कांटे पाँव में, सोचना क्या फिर तो चले वहाँ जहाँ ले चला हमदम। नच ले और ना ना नच ले, और चल ताल ताल नच ले, और सोनिए मोतिये, और चल हाथ ताम चक ले। अरशद, अपने इंटरव्यू के मेहमान से सुनने वालों का तारुफ तो मैं करवाऊंगी ही, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों, इस एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब जो है ना, वो इधर उधर यहाँ वहाँ ऊपर नीचे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बस सिर्फ और सिर्फ गौर से हमारा ये प्रोग्राम सुनिए। ऐसा है अरशद कि आज की हमारी मेहमान हैं मंजू मग्गू। जी हाँ, ये मुंबई की रहने वाली हैं। मंजू ने म्यूजिक में एमए किया और साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। दोस्तों, इन्होंने अपनी मौसीकी के जरिए न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी अपनी पहचान बनाई है। जी। दृष्टिहीनता कभी उनकी कामयाबी में रुकावट न बन सकी। उनकी कामयाबी के सफरनामे पर और ज्यादा बात करेंगे हमारे अपने, गेस कीजिए जरा जल्दी। हाँ, जॉर्ज इब्राहिम। जी हाँ। पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। वाह वाह मंजू जी, क्या गला पाया है आपने। ये बताइए मंजू जी कि आपको कब पता चला कि आप अच्छा गा सकते हैं? जब मैं 11वीं कक्षा में आई तो कॉलेज में फेस्टिवल होता है, एनुअल फंक्शन होता है, उसमें गाने का मौका मिला तो सभी ने मतलब काफ़ी उसे सराहा, और फिर मुझे ऐसे लगा कि शायद ये मेरा फ्यूचर बन सकता है। 12वीं कक्षा के बाद संगीत की रीत सर जो कहते हैं, मतलब एक तालीम शुरू की। जब आपने महसूस किया कि आप में हुनर है तो आपने अपने कला को किस प्रकार से आगे डेवलप किया? संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने संगीत टीचर का साथ लिया। मेरी गुरु का नाम है मिसेस विनीता तेम्बे। उनका जो सिखाने का तरीका है वो शायद ही किसी टीचर का हो सकता है। करीबन 12 साल मैंने उनसे सीखा। एमए पार्ट 1 जब तक मैं करती रही तब तक मैं उनसे सीखती रही। अब मैं रेडियो वगैरह से सुन के अपने में इम्प्रोवाइजेशन लाने की कोशिश करती हूँ। तो मंजू जी, आपने अपने संगीत के तालीम के बारे में बताया, अभी आप बताइए अपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा। पढ़ाई मैंने ब्लाइंड स्कूल में की। वहाँ पर मैंने 7वीं कक्षा तक की। 8वीं से 10वीं मैंने किंग जॉर्ज हाई स्कूल से की, और उसके बाद में कॉलेज विवेकानंद
बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने किया फाइनेंस मैनेजमेंट में, और बीच में मैंने थोड़ा बहुत फ्रेंच भी सीखा, 3 लेवल फ्रेंच के किए आलियांस फ्रांसेस से। आपके पढ़ाई के वक्त आपके सपोर्ट सिस्टम्स क्या थे? मेरे रीडर्स हुआ करते थे जो 9-9, 10-10 घंटे मेरे लिए पढ़ा करते थे, और फिर अगर उतने से भी काम ना बने तो वो रिकॉर्ड करके मुझे मटेरियल देते थे। कुछ हद तक मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने भी बहुत हेल्प की। इनकी जो रिकॉर्डेड बुक्स थी इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, मैंने इंग्लिश सच कहा जाए तो इन्हीं लोगों की वजह से मेरी इंग्लिश का डिक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि इनके यहाँ पर बहुत अच्छे रीडर्स आते हैं और हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलता है। जब आपने फ्रेंच सीखा तो आपके लक्ष्य कुछ हुआ होगा? मैंने सोचा कि शायद केवल एक संगीत ऐसी चीज़ नहीं है व्यक्ति को आगे बढ़ाती है या दृष्टिहीन व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, उसमें और भी कई गुण होते हैं, कई कलाएं होती हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं इंटरप्रेटर बनूंगी, मतलब भाषांतर करने का काम मैं करूंगी, वो प्रोफेशन लूंगी। लेकिन उसके लिए काफ़ी सिर्फ मेहनत की नहीं, लेकिन थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ की भी ज़रूरत होती है, थोड़ा लोगों का एक्सेप्टेंस और लोगों का कोऑपरेशन ज़रूरी होता है, जो मुझे उस वक्त नहीं मिला। इसलिए फिर मेरा वो फ्रेंच छूट गया और संगीत ही आगे बढ़ा। फिर मैंने सोचा जो आगे चीज़ ज़्यादा बढ़ी है और जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं उसे लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संदेश सुनते हैं मंजू। मैं नरेश यादव, मैं पिछले 5 वर्षों से HIV के साथ में जी रहा हूँ। लोगों की एक अपनी सोच है, साथ काम करने से, एक बाथरूम का प्रयोग करने से, एक घर में रहने से, बच्चे को चूमने से, इन किसी भी तरीकों से HIV का फैलाव नहीं होता है। HIV या एड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01126187953 या 01126187954। तो मंजू जी, आपने हमारे देश के अंदर और बाहर भी काफ़ी ट्रैवल किया है और वो भी अकेले ट्रैवल किया है, तो ये आत्मविश्वास, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रैवल करते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिला? एक व्यक्ति हुआ करते थे मिस्टर विक्रम दत्त करके, उन्होंने ये विश्वास मुझ में जगाया कि नहीं, तुम कर सकती हो, चाहो तो कर सकती हो, नहीं चाहो तो कोई कहने वाला नहीं, जो उन्होंने अपने ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाई। और इसी तरह से वो हौसला मुझ में जागा। और कहीं हद तक मेरी मम्मी इस बात की जिम्मेदार ज़रूर रही हैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ट्रैवल करना शुरू किया तो मम्मी ने ये कहा कि तुम कैसे जाओगी। फिर मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि उम्र भर क्या आप मेरे साथ रहेंगी, क्या आप जानती हैं कि उम्र भर रहेंगी। फिर उस बात का जवाब ना देते हुए उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम चाहो वो करो। आप तो बचपन से म्यूज़िक सीख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपके फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स वगैरह कौन है जो आपको प्रभावित करते हैं? सुनिधि जी की आवाज़ जैसी है, या सोनू निगम जी की आवाज़ जैसी है, या मतलब अब श्रेया घोषाल जी जैसी हैं, मतलब वैसी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं कानों को सुनने में। आशा जी की जैसे आवाज़ है, वो वर्सेटैलिटी, वो मतलब एक चीज़ उसमें ये भी रहती है कि आशा जी में एक बात ये भी थी, वो ज़माने से थोड़ा सा आगे थी। मुझे बेसिकली सॉफ्ट नंबर्स भी पसंद हैं, और जो नंबर्स में ज़्यादा हरकतें, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब गाने का जो पूरा अंग नज़र आता है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो मंजू जी, हमारे सुनने वालों के लिए एक गाना गाइए प्लीज़। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। चोरी चोरी किया रे दिल, ये दिल लिया रे, चोरी चोरी किया रे दिल, ये दिल लिया रे, जादू से जादू किया रे, जागे सोई रहूं, खोई खोई रहूं, उसकी यादों में, उसके ख्वाबों में झूमे जिया रे,
हमने अपने प्रोग्राम आए हुए यह रोशनी का कारवां के जरिए आप सबसे शुरू से ही कहा था कि कुछ कर गुजरने का जज्बा ही मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके लिए किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की शारीरिक चैलेंज जो है वो रुकावट नहीं बनती, या ये कहना चाहिए कि वो नहीं बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक शख्स हैं इंग्लैंड के मशहूर पियानिस्ट डेरेक पैरावसीनी, जो कि जन्म से ही दृष्टिहीन हैं और उन्हें ऑटिज्म भी है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मौसीकी में काफी ऊंचा मकाम हासिल किया है। इसी के साथ वो कहावत एक बार फिर से साबित होती है ना कि इट्स नॉट द आई बट द पैशन दैट ड्राइव्स अ पर्सन। वाह, क्या बात है। डेरेक की कामयाबी पे और ज्यादा बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म और थिएटर की मशहूर हस्ती टॉम ऑल्टर। डेरेक पैरावसीनी, इसे हम कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि जन्म से ही नेत्रहीन और ऑटिस्टिक डेरेक आज दुनिया के उन 23 महान लोगों में से हैं जो ऑटिस्टिक होने के बावजूद अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं। बचपन से ही डेरेक इतने असमर्थ थे कि उनका 24 घंटे ध्यान रखा जाता था। वो ना ही अपना काम खुद कर पाते हैं और ना ही बोलकर अपनी बात समझा पाते हैं, पर इन सभी असमर्थताओं के साथ ईश्वर ने उन्हें संगीत के रूप में एक वरदान भी दिया था, जिसे संगीत मनोचिकित्सक श्री एडम ने उस समय पहचाना जब उन्होंने 4 साल के डेरेक को अपने हाथों, पैरों और नाक से पियानो पर अद्भुत धुनें बजाते हुए देखा। उसी पल उन्होंने ठान लिया कि वो डेरेक की इस अद्भुत कला को तराशेंगे और उसे दुनिया के सामने पेश करेंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। धुनों को पहचानने और उन्हें याद रखने की डेरेक की क्षमता इतनी अद्भुत थी कि उन्हें एक महान फनकार बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। आज 27 वर्षीय डेरेक की धुनों के दुनिया भर में अनगिनत चाहने वाले हैं। उन्हें दर्शकों की बड़ी संख्या के सामने पियानो बजाने और अपने प्रशंसकों से मिलने में बेहद आनंद आता है। डेरेक को पियानो बजाते देखना अपने आप में एक अनूठा एहसास है। जो उनकी धुनों को सुनता है बस मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। वो अपनी धुनों से वो सब कुछ कह देते हैं जो अपने शब्दों से शायद कभी ना कह पाए। हाल ही में उन्होंने लास वेगस में अपना शो पेश करके हजारों दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड और कनेटिकट में भी अपने शो पेश किए। उनके प्रशंसकों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि आज वो दुनिया के महान फनकारों में से एक हैं। मैं नरेश यादव, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं पिछले 5 वर्षों से HIV के साथ में जी रहा हूं। मुझको अपने HIV स्टेटस के बारे में सही समय पे पता होता तो शायद मेरी पत्नी आज HIV पॉजिटिव ना होती। HIV या एड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01126187953 या 01126187954। अरशद, ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ब्रेल स्क्रिप्ट ही सिर्फ जरिया है दृष्टिहीन लोगों के लिखने और पढ़ने का, है ना? लेकिन जनाब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया इससे आगे निकल चुकी है, बहुत आगे, बहुत ही आगे। आप जानते हैं ना अरशद? बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड न्यू दिल्ली के डायरेक्टर मिस्टर दीपेंद्र मनोचा, ITN सर्विस। मिस्टर मनोचा का डेजी कंसोर्टियम से भी काफी नजदीकी रिश्ता है। तो आइए इन्हीं से हम जानते हैं कि दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई के कौन कौन से तरीके और भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे हमारे साथी नरेश कुमार। नरेश जो कि दृष्टिहीन हैं और दिल्ली के एक स्कूल में टीचर हैं। दीपेंद्र जी, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ई टेक्स्ट क्या होता है और एक दृष्टिहीन व्यक्ति उसे कैसे पढ़ता है। देखिए, ई टेक्स्ट हम बोलते हैं उस टेक्स्ट को, चाहे वो MS वर्ड की फाइल हो या इंटरनेट पेज हो या जिसको हम HTML फाइल्स बोलते हैं, ऐसा कुछ भी टेक्स्ट जो कि कंप्यूटर स्क्रीन्स पे दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर्स पे टाइप किया गया, वो सब ई टेक्स्ट कहलाएगा। और ब्लाइंड पर्सन्स के लिए या प्रिंट डिसेबल अगर हम कहें तो उनके लिए इस ई टेक्स्ट का महत्व बहुत ज़्यादा है।
तो ये जो ई टेक्स्ट है इसको डायरेक्टली ब्लाइंड पर्सन कंप्यूटर पर पढ़ सकता है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि जॉज हो गया या साफा हो गया, जिसमें इंग्लिश और हिंदी या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यही ई टेक्स्ट आप मोबाइल फ़ोन पर भी अगर आपके हो तो टॉक्स और मोबाइल स्पीक जैसे सॉफ्टवेयर्स आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर लगे हैं तो आप इसी टेक्स्ट को आसानी से उसमें डायरेक्टली पढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ यही ई टेक्स्ट बेस है ब्रेल प्रोडक्शन का, इसी से ही हमारी लार्ज प्रिंट की बुक्स बनती हैं और इसी ई टेक्स्ट से आज की डेट में हम लोग टॉकिंग बुक्स भी बना सकते हैं। दीपेन जी, एक दृष्टिहीन व्यक्ति को उसकी मनचाही किताब का ई टेक्स्ट या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कहाँ से मिल सकता है? जिन पर की कॉपीराइट हट चुका है, जो आज से 50 से 70 साल पहले की लिखी हुई किताबें हैं, उनका ई टेक्स्ट खास तौर से इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक गुटेनबर्ग प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट चलता है, www.gutenberg.org। इस वेबसाइट पर लगभग 17,000 किताबें हैं। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है bookshare.org, BOOKSHARE.org। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो ई टेक्स्ट लाइब्रेरी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली स्टेट ब्रांच जो है, वहाँ पर एक ई टेक्स्ट लाइब्रेरी भी मेंटेन की जा रही है, जिसमें लगभग 3,000 से 3,500 किताबें आज की तारीख में भी अवेलेबल हैं। अवेलेबिलिटी की बात तो दीपेन जी आपने की, लेकिन क्या एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वो अपनी मर्जी की किताब का ई टेक्स्ट स्वयं तैयार कर ले? इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, और इसके लिए आपके पास में एक कंप्यूटर और एक स्कैनर होना चाहिए। अगर आपके पास में ये चीज़ है तो आप कोई भी प्रिंट बुक उठा करके और उसको स्कैन करके उसको कंप्यूटर पे ला सकते हैं, एंड दैट विल बिकम एन ई टेक्स्ट। उसमें स्कैनिंग में कुछ मिस्टेक्स ज़रूर होती हैं, लेकिन अगर आप उसकी थोड़ी प्रूफ रीडिंग कर लें या पढ़ते समय ही उनकी मिस्टेक्स को दूर कर लें तो वो बिल्कुल बहुत एरर फ्री प्रूफ ई टेक्स्ट बन जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स के साथ भी अगर आप उस ई टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने में आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी में तो कम से कम वो चीज़ आ ही जाती है विदाउट प्रूफ रीडिंग ऑल्सो। क्या हिंदी और हिंदुस्तान की बाकी ज़ुबानों में भी जो किताबें हैं उनका ई टेक्स्ट बनाया जाना और उसे कंप्यूटर की मदद से पढ़ा जाना संभव है? हमारे पास साफा जैसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि भारतीय भाषाओं में इस ई टेक्स्ट को पढ़ करके हमें सुना सकते हैं, और पहली क्लास से ही स्कूल के बच्चे भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ई टेक्स्ट में खुद लिखना और पढ़ना दोनों काम इसमें कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें जो मुश्किल एरिया है वो ये है, आज की तारीख में इंडियन लैंग्वेजेस का ई टेक्स्ट केवल कंप्यूटर पे टाइप करके बनाया जा सकता है, और पढ़ने के लिए एक्चुअली अगर हमारे पास रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेज हों कंप्यूटर के साथ लगे हुए तो यही ई टेक्स्ट डायरेक्टली ब्रेल में लोगों के तक पहुंच जाता है। हालांकि ये रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेज आज की तारीख में बहुत महंगे हैं, हर एक की पहुंच में नहीं है, इसलिए बहुत कम चलन है हिंदुस्तान में इनका। बातचीत हमारी और आपकी चलती रहेगी, क्यों ना इस बीच आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत हम अपने सुनने वालों को सुनवा दें। एक गाना जो मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, जिसमें चलाएं, पुराना गाना है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले,
जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। हर बुधवार की शाम को 9 बजे विविध भारती के इसी स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, यह है रोशनी का कारवां। मिस्टर मनोचा, आपने हमें डिजिटल टॉकिंग बुक्स के बारे में भी बताया था। क्या हैं ये डिजिटल टॉकिंग बुक्स? वो किताबें जो कि सीडीज पे या कंप्यूटर्स पे ऑडियो फॉर्मेट में रहती हैं, यानी जो हम लोग बोल रहे हैं उसी की रिकॉर्डिंग्स, या जो कंप्यूटर बोल रहा है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर या सीडीज या इस तरह के डिजिटल मीडियाज जो हैं उन पर अगर हों तो वो डिजिटल टॉकिंग बुक्स कहलाती हैं। बुक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको रिटेन करना चाहते हैं, जैसे कि उनका चैप्टर्स या सब सेक्शंस का जो एक हायरार्की है उसको मेंटेन करके रखें, या पेज नंबर्स, प्रिंट बुक में पेज नंबर्स होते हैं, अगर वो हम लोग इसमें रखना चाहें, फुट नोट्स कैसे हैं या साइड नोट्स हैं, और कई किस्म की किताब के स्ट्रक्चर हैं। बेसिकली वो नॉर्मल ट्रेडिशनल टॉकिंग बुक्स में वो सारे स्ट्रक्चर खो जाते हैं। हमारे पास ये नहीं रहता कि हम 25वें पेज पर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम कैसे उनको मार्क करें। ट्रेडिशनल बुक्स में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन डिजिटल टॉकिंग बुक्स में डेफिनेटली ये पॉसिबल है, और इसको इसी के लिए वो सिंपल रिकॉर्डिंग प्लस ये एनहांसमेंट्स मिल करके एक डिजिटल टॉकिंग बुक बनती है। एक ब्लाइंड पर्सन इन डिजिटल टॉकिंग बुक्स को कैसे इस्तेमाल करता है? कंप्यूटर पे भी उनको प्ले कर सकते हैं, या जो आम MP3 प्लेयर्स आ रहे हैं, CD बेस्ड MP3 प्लेयर्स आ रहे हैं, या एक फ्लैश मेमोरी बेस्ड MP3 प्लेयर्स आ रहे हैं, उन पर भी इनको सुना जा सकता है। मोबाइल फोन्स में भी इसकी प्लेबैक की फैसिलिटी है। तो ये डिजिटल टॉकिंग बुक्स कहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं? बहुत सारी टॉकिंग बुक लाइब्रेरीज डिजिटल रिकॉर्डिंग पर कन्वर्ट हो चुकी हैं जो हमारे देश में हैं, और ये सब लाइब्रेरीज एक्चुअली एक फोरम के रूप में भी इकट्ठा हुई हैं। डेजी फोरम ऑफ इंडिया हम लोगों ने बनाया है, और उसमें लगभग 27 ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हैं, और एक कंबाइंड कैटलॉग पर भी काम चल रहा है कि इन सब लाइब्रेरीज का मिला करके कैटलॉग वेबसाइट पे डल जाए, जिससे कि एंड यूज़र को बहुत सहूलियत हो जानने के लिए कि डिजिटल टॉकिंग बुक्स किन के पास और कहाँ अवेलेबल हैं, ताकि वहाँ से उनको ले सके। हमारा आखिरी सवाल आपसे सर, पढ़ने लिखने के नए तरीकों के आ जाने के बाद ब्रेल की इम्पोर्टेंस कितनी रह जाती है? देखिए, ब्रेल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि वो अपने हाथ से एक एक अक्षर को वो फील कर पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट एक्चुअली इसको फैसिलिटेट कर रहा है ब्रेल को बढ़ाने के लिए। एक तो ब्रेल की किताबें बनाना आसान हो गया ई टेक्स्ट के आने से। दूसरा ये कि टेक्स्ट बुक जैसी चीज़ें ब्रेल में पढ़ना डेफिनेटली बेहतर है बजाय इसके कि वो और किसी मीडियम से पढ़े। लेकिन ब्रेल की ऑब्वियसली एक कमी भी है कि जो ई टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। यानी जैसे आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन की बात करें, उसको हम ब्रेल में छाप के नहीं दे सकते लोगों को। वहाँ पर ई टेक्स्ट फॉर्मेट में ही डायरेक्टली, जिसमें कि बाकी सारे लोग पढ़ रहे हैं, उसी फॉर्मेट में ही ब्लाइंड पर्सन्स भी उसी को एक्सेस कर पा रहे हैं ई टेक्स्ट में। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। अच्छा, तो जनाब, इससे पहले कि हम एपिसोड 11 का सवाल पूछें, वक्त है एपिसोड नंबर 5 के जवाब बताने का। अरे वाह, कितने होशियार हो तुम। अच्छा, तो बताओ कि हमारा क्या सवाल था। भाई, एपिसोड 5 का हमारा सवाल था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट ब्लाइंड पीपल यूज टू रीड एंड राइट, यानी कि दृष्टिहीन व्यक्ति लिखने पढ़ने में किस लिपि का इस्तेमाल करते हैं। और सही जवाब है कि ब्रेल स्क्रिप्ट। और जनाब, हमारे विनर हैं सलीमा, क्या हुआ? चलिए, क्या हुआ? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नरेश कुमार। ये बताएंगे कि एपिसोड 5 के विनर कौन है। एपिसोड नंबर 5 के हमारे विजेता हैं शीतलवाड़ी, बड़ोदरा, गुजरात से धर्मेंद्र कुमार केसरी। और हमें बहुत सारे जवाब मिले, लेकिन ब्रेल शब्द के स्पेलिंग सही नहीं मिले। जो स्पेलिंग हमें सही मिले या सही के करीब मिले, उन्हें हमने इनाम के लिए चुना। तो ब्रेल शब्द के सही स्पेलिंग हैं BRAILLE।
शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, और हमारे विनर साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 11 के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा सवाल है, इनमें से कौन सा एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल दृष्टिहीन व्यक्ति कंप्यूटर पे काम करने के लिए करते हैं? ए जावा, बी जॉज, सी फाइंड रीडर या डी Adobe Acrobat Reader. which of the following is a popular screen reading software used by blind people to work on computer? A. Java, B. JAWS, C. Find Reader, and D. Adobe Acrobat Reader. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329, और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का